तो जैसा कि हमने पहले नोट किया कि जो कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस के या फिर रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी के, वो अल्टीमेटली सेकेंडरी ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस डेवलप कर लेंगे, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड होगी कि इसमें उनको प्रोटीन यूरिया होगा। इवेंचुअली इस तरह की सारी जो इंजरीज़ हैं ये प्रोग्रेसिव क्रोनिक किडनी डिजीज़ करवा देंगी। दैट्स इट, यहाँ पे क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस कंप्लीट हुआ। पैथोमा से भी देख लेते हैं। तो क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस जो है वो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाती है उसमें, और एट्रोफी ट्यूब्यूल्स की। क्यों? क्योंकि मल्टीपल बाउट होते हैं अक्यूट पायलोनेफ्राइटिस के। अब अगर कोई बच्चा है जिसको वेजिको यूरिनल रिफ्लक्स है या उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो उसकी वजह से उसको क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस होता है, ठीक है। अब सबसे पहले VUR देखते हैं। ये ब्लेडर है, ये यूरिटर्स है, ठीक है, और ये किसी एंगल पे इंसर्ट होते हैं, ठीक है, ब्लेडर में। अब ये एंगल नॉर्मली प्रिवेंट कर रहा होता है रिफ्लक्स को बैक इनटू द यूरेटर। हाउएवर अगर मेलफॉर्मेशन हो जाती है इसी एंगल में या फिर ये इस अपरेटस में जो है, तो इसमें जो है ना रिस्क बढ़ जाता है कि यहाँ पे रिफ्लक्स हो जाएगा किडनी के अंदर यूरिन का, और रिफ्लक्स अगर किडनी में हो जाएगा तो क्रॉनिक स्कारिंग हो जाएगी और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाएगी और ट्यूब्यूल्स की एट्रोफी हो जाएगी, जिसको हम क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस कह रहे हैं। अब ग्रॉस एग्जामिनेशन में क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस में हमें किडनी जो है ना वो कॉर्टिकल स्कारिंग शो करेगी ब्लंटिंग कैलिसिस के साथ। अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो है पैटर्न है वो है कि यानी कि अपर पोल की स्कारिंग हो जाएगी और लोअर पोल की, और ये वेजिको यूरिटल रिफ्लेक्स में कैरेक्टरिस्टिक है। अब जब हम हिस्टोलॉजी देखते हैं ना क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस की, तो हमने पढ़ा कि इसमें एट्रोफिक ट्यूब्यूल्स होती हैं और यूजिनोफिलिक प्रोटीनेशियस मटेरियल मौजूद होता है उनके अंदर, और ये रेमिनिसेंट होता है थायराइड फॉलिकल्स का। तो इसीलिए इसको हम थायरोडाइजेशन ऑफ द किडनी कहते हैं। तो देखिए ये पिक्चर है, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये ट्यूब्यूल्स हैं और ये लोड हुई हुई हैं यूजिनोफिलिक मटेरियल के साथ, जिसको हम कॉलोइड कह रहे हैं। तो इसमें देखिए ये ऐसे मिमिक कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये थायराइड फॉलिकल है, तो इसीलिए हम इसको थायरोडाइजेशन ऑफ द किडनी कहते हैं। इसके अलावा इसमें हमें वैक्सी कास्ट भी मिलती है यूरिन में, ठीक है। ये हो गया क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस। इरफार्मासूद में भी देख लें, छोटा सा टॉपिक है क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस का। तो ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाए ट्यूब्यूल्स की और इंटरस्टिशियम की, उसको कहते हैं। इसमें जो की पॉइंट्स है वो यही है कि किडनीज की कॉन्ट्रैक्शन तो होगी लेकिन एसिमेट्रिक। इसके अलावा कॉर्टिको मेड्युलरी स्कारिंग होगी जो कि कोर्स और डिस्क्रीट होगी। ग्लोमेरुलाई में हमें पेरी ग्लोमेरुलर फाइब्रोसिस मिलती है। ट्यूब्यूल्स में एट्रोफी और डायलिटेशन शो होगी। जो डायलेटेड ट्यूब्यूल्स है ना वो कोलोइड कास्ट से फिल हुए होंगे, जिसको हम थायरोडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उनमें थायराइड की तरह का वो दिखेगा हमें, थायराइड ग्लैंड में जिस तरह थायरोडाइजेशन होती है। ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के लास्ट टाइप रह गई है ड्रग इंड्यूस्ड ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ठीक है। तो बेसिक से देख लें। तो सबसे पहले कह रहा है कि अक्यूट जो ड्रग इंड्यूस्ड ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होती है ना, ये असल में एक एडवर्स रिएक्शन होता है किसी भी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द ड्रग्स की वजह से। तो ये ज़्यादातर एसोसिएटेड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो पेनिसिलिन्स होती है उनसे होता है, मेथिसिलिन, एम्पिसिलिन या बाकी एंटीबायोटिक्स जैसे कि रिफाम्पिन। डायूरेटिक्स में फ्यूरोसिमाइड की वजह से भी होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की वजह से ओमिप्राजोल या एनसेड्स की वजह से, और न्यूमरस बाकी कंडीशंस भी आ जाती हैं जैसे कि फेनिडायोन की वजह से, सिमेटिडीन, इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। अब इसकी पैथोजेनेसिस इस तरह है कि बहुत से फीचर्स जो है ना डिजीज़ के सजेस्ट करते हैं, इम्यून मैकेनिज्म है इसमें, यानी कि क्लिनिकल फीचर्स में जो है कंसिस्टेंट होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के साथ, यानी कि इसमें लेटेंट पीरियड होता है जो कि ड्रग के एक्सपोजर से लेके और लेजन्स की डेवलपमेंट के दरमियान का पीरियड होता है, और यूजिनोफिलिया, रैश, आइडियोसिंक्रेटिक नेचर ड्रग के रिएक्शन की, दैट इज़ द लैक ऑफ डोज डिपेंडेंस। इसके अलावा रिकरेंस रिएक्शन की फॉलोइंग द री एक्सपोजर ऑफ द सेम ड्रग और अदर सिमिलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये सारे इस तरह के हाइपर सेंसिटिविटी वाले फीचर्स हमें इसमें मिलते हैं। अब कह रहा है कि सीरम में जो है हमें IgE के लेवल ज़्यादा मिलेंगे कुछ इंडिविजुअल्स में, तो ये सजेस्ट करते हैं कि ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है इमीडिएट वाली। बाकी केसेस में हमें नेचर ऑफ इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट और पॉजिटिव स्किन टेस्ट की जो प्रेजेंस है टू द ड्रग, ये सजेस्ट करता है कि इसमें T सेल मीडिएटेड यानी टाइप 4 वाली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है।
तो जो मोस्ट लाइकली सीक्वेंस है पैथोजेनिक इवेंट्स का वो है कि ड्रग्स जो है वो हेप्टेंस की तरह एक्ट करती हैं, जो कि जब सिक्रीशन हो रही होती है ना इनकी ट्यूब्यूल्स में से, तो ये कोवेलेंटली जाके हमारे साइटोप्लाज्मिक या एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द ट्यूबुलर सेल्स के साथ जाके बाइंड कर जाएंगे, ठीक है, और इम्यूनोजेनिक हो जाएंगे। अब रिजल्टेंट जो ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल इंजरी है ये आईजीई की वजह से होगी या टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन की वजह से होगी टू द ट्यूबुलर सेल्स, या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जो है वो इस तरह का रिएक्शन हो जाएगा, या तो टी सेल मेडिएटेड या आईजीई। दैट्स इट। अब इसकी मॉर्फोलॉजी है कि इसमें जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है ना अक्यूट ड्रग इंड्यूस्ड नेफ्राइटिस में, वो इंटरस्टिशियम की एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एडिमा मिलता है और मोनोन्यूक्लियर सेल्स के साथ वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। ज़्यादातर लिम्फोसाइट्स होते हैं और मैक्रोफेजेस, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इसकी पिक्चर देखिए 14.15 में हमारे पास ये नज़र आ रहा है, ड्रग इंड्यूस्ड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा हमें यूजिनोफिलिक और मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट मिलता है, ठीक है। अब कह रहा है कि यूजिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स जो है ना ये मौजूद हो सकते हैं ऑफन ज़्यादा नंबर में। हमने कहा ना लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, तो यूजिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स भी मौजूद हो सकते हैं। तो कुछ ड्रग्स के साथ जैसे कि हमारी मेथिसिलिन हो गई, थायाजाइड्स, रिफाम्पिन, तो इनमें टी सेल मेडिएटेड रिएक्शन जो है वो इंटरस्टिशियल नॉन नेक्रोटाइजिंग ग्रेन्युलोमास करवा देगा जायंट सेल्स के साथ। अब ग्लोमेरुला इसमें याद रखिएगा कि नॉर्मल होते हैं सिवाय कुछ केसेस में जो कि एनसेड्स की वजह से होती है ना डिजीज़, तो उनमें जो है नॉर्मल नहीं रहेगा ग्लोमेरुला। तो उनमें क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑल्सो हमारे पोडोसाइट के फूड प्रोसेस की इफेसमेंट करवा देगा और नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा पेशेंट को। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी थी पूरी। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो ये डिज़ीज़ जो है ना 15 दिनों में ही बिगिन हो जाएगी। जब ड्रग के साथ एक्सपोजर हुआ तो उसके 15 दिनों में ही हो जाएगी। उसमें पेशेंट को बुखार होगा, यूजिनोफीलिया होगा, जिसमें जो कि ट्रांजिएंट हो सकता है, और उसको रैश हो जाएगी। तकरीबन 25% इंडिविजुअल्स को रैश हो जाती है। और इसके अलावा उसको रीनल एबनॉर्मलिटीज़ होंगी। तो उसकी यूरिनरी फाइंडिंग में उसको हेमेच्यूरिया होगा, मिनिमल या नो प्रोटीन यूरिया मिल सकता है हमें, और ल्यूकोसाइट यूरिया। तो ल्यूकोसाइट यूरिया में कभी कभी हमें यूजिनोफिल्स भी मिल सकते हैं, यूरिन में यानी ल्यूकोसाइट्स। तो अब सीरम का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होगा, या फिर उसके एक्यूट किडनी इंजरी जो है ओलिगोयूरिया के साथ डेवलप कर जाती है 50% ऑफ द केसेस में, और पार्टिकुलरली ओल्डर लोगों में ऐसा होता है। सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, ओलिगोयूरिया हो जाता है एक्यूट किडनी इंजरी के साथ। इसकी जो क्लिनिकल रिकॉग्निशन है ना ड्रग इंड्यूस किडनी इंजरी की, ये इम्परेटिव है, क्योंकि अगर हम विथड्रॉल कर देते हैं ऑफेंडिंग एजेंट का, ड्रग का, तो उसके बाद रिकवरी हो जाती है। आल्दो इसको महीने लगते हैं रीनल फंक्शन को कि वो वापस नॉर्मल की तरफ आए। दैट्स इट। यहाँ पे कंप्लीट हुआ ये टॉपिक हमारा। समरी देख लें। इस टॉपिक में हमने ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस पढ़ी कि ये इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं जो कि रीनल ट्यूब्यूल्स को और इंटरस्टिशियम को प्राइमरीली इन्वॉल्व करती हैं। अक्यूट पायलोनेफ्राइटिस पहले पढ़ी थी, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि या तो असेंडिंग इन्फेक्शन हो, या रिफ्लक्स की वजह से हो, या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या किसी और यूरिनरी ट्रैक की एबनॉर्मलिटी की वजह से, या फिर ये लेस कॉमनली हेमाटोजेनस स्प्रेड ऑफ द बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें एब्सेस बन जाती है हमारे किडनी के अंदर, और कभी कभार पेपिलरी नेक्रोसिस भी हो जाती है। फिर हमने क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस पढ़ा कि ये यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की ही वजह से या रिफ्लक्स की वजह से होता है। तो इसमें फिर क्या होता है, स्कारिंग हो जाती है। किसकी स्कारिंग होगी? पेल्विक कैल्शियल सिस्टम की और हमारे इंटरस्टिशियम की, जो किडनी इन्वॉल्व हुई है ना उसकी। और इसमें ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हो जाएगी क्रोनिक किडनी डिजीज़ की तरफ। लास्ट में हमने अभी ड्रग इंड्यूस्ड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस पढ़ा कि ये आईजीई या टी सेल मेडिएटेड होता है, इम्यून रिएक्शन है ड्रग के अगेंस्ट। तो इसमें इंटरस्टिशियम में इन्फ्लामेशन होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा हमें यूजिनोफिल्स और एडिमा मिलेगा। दैट्स इट। इरफान मसूद में ये छोटा सा टॉपिक है एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। तो ये एक फॉर्म है क्रोनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की ही, जो अभी हमने डिस्कस की बेसिक में। तो ये रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस के साथ होती है, ठीक है, होती है क्रोनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की ही एक फॉर्म है। तो ज़्यादा कॉमन वुमेन में है, और ये क्रोनिक के बाद होती है, यानी कि 7 ईयर्स ऑफ एनाल्जेसिक्स यूज़ करने के बाद होता है ज़्यादातर, एसिटामिनोफेन और एस्पिरिन यूज़ करने के। तो एसिटामिनोफेन हमारे जो है सेल्स को इंजर कर देती है, बायोकोवेलेंटली उनके साथ बाइंड करेगी और वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करवा देती है। एस्पिरिन की बात करें तो ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है, जैसा कि ये हमारे वेजो डायलेटरी इफेक्ट जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना उसको इनहिबिट कर देती है, तो इसलिए ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगी, डायलेशन नहीं हो पाएगी।
अब एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी में हमें तकरीबन ये सारे ही पेपिला को अफेक्ट करती है मॉर्फोलॉजिकली। तो अनलाइक द डायबिटीज़ मेलाइटस जिसमें पेपिला जो है ना वो सेम स्टेज ऑफ नेक्रोसिस पे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी में पेपिला डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं, यानी कि उनमें नेक्रोसिस होगी, कैल्सिफिकेशन होगी, किसी में फ्रेगमेंटेशन और किसी में स्लोइंग। अब कह रहा है कि इंसिडेंस जो है ना ट्रांजिशनल पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द रीनल पेल्विस का जो इंसिडेंस है ये बढ़ जाता है, ठीक है, ये इससे बढ़ जाता है। अब आ जाते हैं पेपिलरी नेक्रोसिस के कॉजेज़ पे। तो याद रखिएगा कि मेल टू फीमेल रेशो की बात करें तो डायबिटीज़ में 1:3 है, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी में 1:5 है, यानी फीमेल ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, डायबिटीज़ में भी फीमेल ज़्यादा हो रही हैं। सिकल सेल डिजीज़ में दोनों ही अफेक्ट होते हैं पेपिलरी नेक्रोसिस के हिसाब से। और ऑब्स्ट्रक्शन जब हो जाती है किसी भी यूरिनरी ट्रैक के पार्ट की तो उसमें मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। टाइम कोर्स के हिसाब से पेपिलरी नेक्रोसिस जो है वो डायबिटीज़ में 10 सालों में होता है, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी में 7 साल के अब्यूज़ के बाद, सिकल सेल में वेरिएबल है, ऑब्स्ट्रक्शन में भी वेरिएबल। इन्फेक्शन जो है ज़्यादातर 90% ऑब्स्ट्रक्शन वाले केस में इन्फेक्शन ही होगा, जाहिर सी बात है। डायबिटीज़ में भी होता है 80%, क्योंकि वो वहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं जाती तो उस वजह से। और एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी में 25% इन्फेक्शन के चांसेस है। इसमें जो है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता सिकल सेल डिजीज़ में। कैल्सिफिकेशन सब में जो है इन दोनों में रेयर है, लेकिन ज़्यादातर एनाल्जेसिक में कैल्सिफिकेशन हो जाती है और ऑब्स्ट्रक्शन में भी। अब जो अफेक्टेड नंबर ऑफ़ पेपिला कितने होंगे, बिल्कुल ही कम जो है ना वो सिकल सेल डिजीज़ में अफेक्ट होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन में वेरी कर सकता है। डायबिटीज़ में सेवरल पेपिला अफेक्ट होते हैं और वो सेम स्टेज ऑफ नेक्रोसिस पे होंगे, जबकि एनाल्जेसिक में तकरीबन सारे ही पेपिला अफेक्ट होते हैं और वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पेपिलरी नेक्रोसिस पे होंगे। दैट्स इट। उसके बाद अब हमारा आ जाता है अगला टॉपिक बेसिक से, जो कि है अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी या नेक्रोसिस। अब अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी यानी ATI जो है ये क्लिनिको पैथोलॉजिक एंटिटी है, जिसमें हमारे ट्यूबुलर जो एपिथेलियल सेल्स हैं ना उनको डैमेज हो जाता है और अक्यूट डिक्लाइन आ जाता है रीनल फंक्शन में, अक्यूट डिक्लाइन। तो ये ऑफन ना शेडिंग ऑफ द ग्रेनुलर कास्ट के साथ एसोसिएटेड है और ट्यूबुलर सेल्स भी जो हैं वो यूरिन के अंदर शेड होंगे। क्लिनिशियन इसको अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कहते हैं, लेकिन फ्रैंक नेक्रोसिस जो है वो रेयरली ऑब्जर्व होती है किडनी बायोप्सी में। तो पैथोलॉजिस्ट जो है वो प्रेफर करते हैं अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी। तो ये वर्ड ज़्यादा बेहतर है, अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी, क्योंकि किडनी बायोप्सी पे फ्रैंक नेक्रोसिस जो है ना वो रेयरली ही ऑब्जर्व होती है, इस वजह से तो हम इंजरी का वर्ड यूज़ करें ज़्यादा सही है। अब कॉन्स्टलेशन ऑफ चेंजेस जो हैं जिसको हम अक्यूट किडनी इंजरी कह रहे हैं उसमें मैनिफेस्ट करेंगे क्लिनिकली कि उसमें ना GFR कम हो जाएगा। अक्यूट किडनी इंजरी में GFR कम हो जाएगा, उसके साथ साथ सीरम में क्रेटिनिन जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। अब अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी जो है ना बहुत ही कॉमन कॉज होता है अक्यूट किडनी इंजरी का, क्योंकि ट्यूब्यूल्स इंजर हो रही है तो किडनी इंजर हुई। तो और ये ना ओलिगोयूरिया करवा देता है, यानी कि डिफाइंड एज अ यूरिन आउटपुट लेस देन 400 मिलीलीटर पर डे, इससे भी कम हो जाएगा। तो अब दो तरह के अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी होती हैं जो कि अंडरलाइन कॉज के हिसाब से डिफरेंट है। एक इस्केमिक ATI है, दूसरी नेफ्रोटॉक्सिक ATI। इस्केमिक वाली अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी में क्या होता है कि पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो की वजह से ये होता है टू ऑल या फिर सम पेरिफेरल ऑर्गन जैसे कि किडनीज। तो कभी कभार ये ना सेटिंग ऑफ द मार्क्ड हाइपोटेंशन में भी होता है या शॉक की कंडीशन में भी इस्केमिक ATI हो जाता है। तो ये बहुत सी कंडीशंस में हो सकता है, जैसे जब सीवियर ट्रॉमा हो जाए, ब्लड लॉस हो, अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस या सेप्टिसीमिया। ट्यूब्यूल्स को अगर इस्कीमिया हो जाता है तो ये रिड्यूस्ड इंट्रारीनल ब्लड फ्लो की वजह से भी इस्कीमिया हो सकता है, जैसा कि माइक्रोस्कोपिक पोलिएंजाइटिस में ऐसा होता है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में और थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथीज, इनमें हमारा इंट्रारीनल ब्लड फ्लो ही कम हो जाता है। इसके अलावा जो मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं या बाकी जो हीमोलाइटिक क्राइसिस हैं एज वेल एज मायोग्लोबिन यूरिया, तो इनमें जो है ये क्लिनिकल पिक्चर प्रोड्यूस करेंगी जो कि इस्केमिक ATI को रिजेंबल करती हैं। दूसरी है हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिक ATI। तो ये भी बहुत से पॉइजन्स की वजह से होता है, जिसमें हमारे पास हैवी मेटल्स जैसे मर्करी आ जाता है, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और बहुत सी ड्रग्स जैसे कि जेंटामाइसिन या कुछ और एंटीबायोटिक्स या रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट एजेंट्स जो है ना वो भी नेफ्रोटॉक्सिक ATI करवाते हैं। अब ये सब किस तरह करवा रहे हैं, अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी कैसे हो रही है, इसकी पूरी पैथोजेनेसिस को समझते हैं।
तो हमारे जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना पीसीटी के, वो पार्टिकुलरली बहुत सेंसिटिव होते हैं हाइपोक्सीमिया को, ठीक है, और इसीलिए वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं टू टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स इनको ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस फिगर में भी हमारे पास पोस्टुलेट हुआ है सीक्वेंस इन द इस्कीमिक या टॉक्सिक ट्यूबुलर इंजरी। तो इसको अगर आप साथ साथ देखते जाएं तो इजी हो जाएगा। तो इसमें देखें ये दिखाया गया है कि टॉक्सिक इंजरी हुई तो ट्यूबुलर इंजरी हुई, या फिर इस्कीमिया हुआ तो उसकी वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन हुई और उसने जाके ट्यूबुलर इंजरी करवा दी। अब ट्यूबुलर इंजरी आगे जाके क्या करवाएगी कि ट्यूबुलर बैक लीक होगा और डिक्रीज यूरिन आउटपुट, या फिर वही ट्यूबुलर इंजरी की वजह से स्लॉड होंगे सेल्स, वो जाके ऑब्स्ट्रक्शन करवाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो आउटपुट यूरिन का कम हो जाएगा, या फिर वही ट्यूबुलर इंजरी से इंटरस्टिशियम की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जीएफआर कम हो जाएगा, या यही ऑब्स्ट्रक्शन भी जो है जीएफआर को कम कर सकती है, या इस्कीमिया की वजह से जो वेजो कंस्ट्रक्शन हुई वो डायरेक्टली भी जीएफआर को कम कर सकती है। अब इसको हम समझते हैं तो कह रहा है कि बहुत से सेवरल फैक्टर्स जो है ना प्री डिस्पोज करते हैं इस तरह के सेल्स को टॉक्सिक और इस्कीमिक इंजरी की तरफ, जिसमें आ जाता है कि हमारे इंट्रासेलुलर कंसनट्रेशन वेरियस मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है जब जो रीअब्जॉर्ब होते हैं, जो रिजॉर्ब होते हैं या सिक्रीट होते हैं अक्रॉस द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, तो जब उनकी इंट्रासेलुलर कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। इसके अलावा जब एक्सपोजर हो हाई कंसनट्रेशन ऑफ ल्यूमिनल सॉल्यूट्स के साथ जो कि कंसनट्रेट हो जाते हैं बाय द रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वाटर रिजॉर्ब हो गया, पीछे वो कंसनट्रेट हो गए ल्यूमिनल सॉल्यूट्स, ठीक है। इसके अलावा हाई रेट ऑक्सीजन कंजप्शन का जो कि हमें चाहिए होता है एटीपी जनरेशन के लिए, ताकि एटीपी से हम ट्रांसपोर्ट और रीअब्जॉर्प्शन के फंक्शन कर सकें, तो ऑक्सीजन कंजप्शन का या तो हाई रेट होता है। तो इस तरह के मतलब ये फैक्टर्स जो है ना टॉक्सिक और इस्कीमिक इंजरी करवा सकते हैं इन सेल्स में। अब इस्कीमिया की अगर बात करें तो ये बहुत से स्ट्रक्चरल एल्ट्रेशंस करवा देती है हमारे एपिथेलियल सेल्स के अंदर। लेकिन अब सेल की जो पोलैरिटी है वो लॉस हो जाती है अर्ली रिवर्सिबल इवेंट में इस्कीमिया की वजह से। तो उसके नतीजे में जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी फ्रॉम द बेजोलेटरल, यानी बेजोलेटरल से वो ल्यूमिनल सरफेस ऑफ द ट्यूबुलर सेल्स पे आ जाएगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हमारे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से कम हो जाएगी। तो हैंस अब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हमारे वहाँ से कम हो जाएगी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से, तो क्या होगा कि सोडियम की जो डिलीवरी है डिस्टल ट्यूब्यूल्स की तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है। डिस्टल ट्यूब्यूल्स की तरफ अब वो सोडियम ज़्यादा जाएगा, यहाँ पे रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अब ये वाला जो डिस्टल की तरफ ज़्यादा जा रहा है ना, ये एक ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म है और ये कंट्रीब्यूट करता है एफरेंट आर्टीरियोलर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, इसी मैकेनिज्म के थ्रू होती है, ठीक है, और डिक्रीज इन द जीएफआर भी। तो फर्दर जो है जीएफआर मतलब कम हो गया और एफरेंट क्योंकि वेजो कंस्ट्रक्शन भी हो गई इस वजह से, तो और ज़्यादा जो है वर्सनिंग हो जाएगी परफ्यूजन की। पहले इस्कीमिया था और ज़्यादा परफ्यूजन वर्सन हो गई। अब इस ट्यूब्यूल के जो एपिथेलियल सेल्स हैं, अब इनकी जो है ना इंजरी जो है ये डिटैचमेंट करवा देगी डैमेज सेल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन से और इनकी शेडिंग हो जाएगी यूरिन के अंदर, ठीक है। अगर सफिशिएंट ट्यूबुलर डेब्रिस यहाँ पे बिल्डअप हो जाती है तो ये ब्लॉक कर सकती है आउटफ्लो ऑफ द यूरिन को, और इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन बाय द कास्ट बन रही है ना जो ऑब्स्ट्रक्शन करवा रही है। तो ये हमारा इंट्राट्यूब्यूल का जो यहाँ प्रेशर है उसको इंक्रीज़ कर देंगी, बढ़ा देंगी, और उसके नतीजे में और ज़्यादा जीएफआर कम हो जाएगा, उसको एक्जिबरेट करेंगी। एडिशनली फ्लूइड जो है हमारे डैमेज ट्यूब्यूल्स में से वापस इंटरस्टिशियम की तरफ जो है वो रीअब्जॉर्ब हो सकता है, लीक हो सकता है बैक इनटू द इंटरस्टिशियम में, ठीक है, जिसके नतीजे में यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा और इंटरस्टिशियल का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा इन्हीं ट्यूब्यूल्स का। ये इनका यहाँ पे प्रेशर बढ़ा ना तो ये ट्यूब्यूल्स जो हैं ये कोलैप्स कर जाएंगी। अब इस्कीमिक जो ट्यूबुलर सेल्स हैं ये ऑल्सो कुछ कीमोकाइंस को एक्सप्रेस करते हैं, यानी यहाँ अभी हम बात कर रहे थे ना उनकी शेडिंग वगैरह हो गई इस्कीमिक ट्यूबुलर सेल्स की, तो ये ना इस्कीमिक जो ये ट्यूबुलर सेल्स हैं इनमें से कुछ कीमोकाइंस को एक्सप्रेस करते हैं, साइटोकाइंस को और एडेशन मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि पी सेलेक्टिन को जो कि ल्यूकोसाइट्स को रिक्रूट करवाता है, इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन करवा देगा, और ये टिश्यू इंजरी में भी ये पार्टिसिपेट करता है पी सेलेक्टिन, ठीक है। फिर कह रहा है कि नेक्रोटिक जो ट्यूबुलर सेल्स हैं ना ये ऑल्सो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को भी एलिसाइट करवा सकते हैं और ये कंट्रीब्यूट करेंगे ट्यूब्यूल की इंजरी में और फंक्शनल डिरेंजमेंट्स करवा देंगे।
अब कह रहा है कि ट्यूब्यूल की जो इंजरी है ये और एग्जिबरेट होती है सीवियर हीमोडायनेमिक अल्ट्रेशन की वजह से, जो कि GFR को कम कर रही हैं, मतलब कम कर देंगी। ठीक है, इस तरह की हीमोडायनेमिक अल्ट्रेशंस भी हो जाएंगी इस ट्यूबुलर इंजरी की वजह से। अब मेजर वन जो है इसमें आ जाते हैं हमारे पास इंट्रारीनल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो इसमें क्या होता है कि दोनों रिड्यूस्ड ग्लोमेरुलर प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा और ऑक्सीजन की डिलीवरी भी कम हो जाएगी ट्यूब्यूल्स की तरफ, आउटर मेडुला में जो थिक असेंडिंग लिम्ब होता है ना उसमें, और स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। तो इस फिगर में हमारे पास ये शोन है 14.16 में कि एक तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में और थिक असेंडिंग में ज़्यादातर ये अफेक्ट करता है इंट्रारीनल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। ठीक है, ग्लोमेरुलर प्रेशर भी, प्लाज्मा फ्लो भी कम हुआ, ऑक्सीजन भी कम डिलीवर हुई इन जगहों पे। अब आल्दो नंबर ऑफ वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर पाथवे जो हैं वो इम्प्लिकेट हुए हैं इस फिनोमेना में, जैसे फॉर एग्जांपल रेनिन एंजियोटेंसिन और थ्रोम्बोक्सिन A2, सिंपैथेटिक नर्व की एक्टिविटी, ये भी सब मतलब इम्प्लिकेटेड है। करंट जो ओपिनियन है वो ये है कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन ना मेडिएट होती है सब लीथल एंडोथीलियल इंजरी की वजह से, जिसके नतीजे में एंडोथेलियल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर जो एंडोथेलिन है इसका रिलीज ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और वेजोडाइलेटरी जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये कम प्रोड्यूस होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी कम प्रोड्यूस होते हैं। तो इसकी वजह से ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हुई है और ये सारा सिनेरियो हुआ है जो ये पार्ट्स हमारे अफेक्ट हुए हैं। तो फाइनली कुछ एविडेंस पॉइंट करते हैं टू द डायरेक्ट इफेक्ट इस्कीमिया का या टॉक्सिन का डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारे ग्लोमेरुलस के ऊपर, जो कि रिड्यूस्ड इफेक्टिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सरफेस करवा देंगे, कॉज करवा देंगे। तो मतलब डायरेक्टली भी कर सकता है, कुछ एविडेंस ऐसे भी मिले। अब पैचीनेस जो हमें मिलती है, यानी कहीं है कहीं नहीं है ट्यूबुलर नेक्रोसिस, और इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन अलोंग मैनी सेगमेंट्स, ये अलो करता है रिपेयर ऑफ द इंजर्ड फोकाई, उनके रिपेयर में उसको अलो करेगा कि वो रिपेयर करे और रिकवरी हो जाए फंक्शन की। ठीक है, अगर जो है वो पर्सिपिटेटिंग कॉज को हम रिमूव कर देते हैं तो रिकवर हो जाएगा। तो अब ये जो रिपेयर है डिपेंड करता है कैपेसिटी ऑफ द रिवर्सिबली इंजर्ड एपिथेलियल सेल्स टू प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट, उनकी कैपेसिटी पे ये डिपेंड करेगा ये रिपेयर। ठीक हो गया, तो इसकी बहुत ही लंबी चौड़ी सी इसकी पैथोजेनेसिस थी, शॉर्ट बुक से देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मॉर्फोलॉजी भी देख लेते हैं इसकी अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी या नेक्रोसिस की। तो इस्कीमिक वाली जो अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी है ये कैरेक्टराइज होती है कि इसमें ना लेजन हमारे स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में और असेंडिंग जो थिक लिम्ब है जो मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया है यहाँ पे लेजन्स होंगी, लेकिन कोई भी सेगमेंट प्रॉक्सिमल या डिस्टल ट्यूब्यूल्स का स्पेयर नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, इस्केमिक ATI में हमें वैरायटी ऑफ ट्यूबुलर इंजरीज मिलती हैं, जिसमें एक तो एटीनुएशन हो जाती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के ब्रश बॉर्डर्स की, ब्लैबिंग हो जाती है, स्लोइंग होगी ब्रश बॉर्डर्स की, सेल्स की वैक्यूलाइजेशन, ट्यूबुलर सेल्स डिटैच हो जाएंगे अंडरलाइंग बेसमेंट मेम्ब्रेन से और स्लॉड ऑफ हो जाएंगे यूरिन के अंदर। तो 14.17 में हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अक्यूट ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल की इंजरी हो गई है ब्लैबिंग के साथ, जो कि ल्यूमिनल पोल पे इनकी ब्लैबिंग हो रही है। ठीक है, तो इसके अलावा डिटैचमेंट भी हो रही है ट्यूबुलर सेल्स की अंडरलाइंग बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, और ग्रेनुलर कास्ट हमें मिल रहेंगी। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो स्ट्राइकिंग एडिशनल फाइंडिंग है वो ये है कि हमें प्रोटीनेशियस कास्ट नज़र आती हैं डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर और कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। प्रोटीनेशियस कास्ट ये किस चीज़ की बनी होंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैम हॉर्सफाल प्रोटीन की, जो कि नॉर्मली हमारा ट्यूब्यूलर जो एपिथेलियम है ना ट्यूब्यूल्स का वो सिक्रीट कर रहा होता है। अलॉन्ग विथ इसमें हमें हीमोग्लोबिन भी मिलेगा इन प्रोटीनेशियस कास्ट में, और बाकी प्लाज्मा प्रोटीन्स भी मिलेंगी। तो याद रखिएगा जब क्रश इंजरीज जो होती हैं पेशेंट्स को, किसी किसी को, लोगों को, तो क्रश इंजरीज जब अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी या नेक्रोसिस करवा देगी ना, तो उसमें कास्ट में हमें मायोग्लोबिन भी मिलेगा। इसके अलावा इस्केमिक ATI में जो इंटरस्टिशियम है वो हमें जनरलाइज्ड एडिमा शो करेगा, उसके साथ उसमें माइल्ड इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट होगा जो न्यूट्रोफिल्स का, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स का होगा। हिस्टोलॉजिक पिक्चर जो है नेफ्रोटॉक्सिक ATI की वो बेसिकली बिल्कुल सिमिलर है विथ सम डिफरेंस, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस मिलता है नेफ्रोटॉक्सिक ATI का इस्केमिक ATI से।
ओवर्ट नेक्रोसिस ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में बनस्पत इन द इस्केमिक एटीआई, ठीक है, उसकी निस्बत यहाँ पे जो है नेफ्रोटॉक्सिक में हमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में नेक्रोसिस ज़्यादा मिलती है। और ट्यूब्यूलर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो इसमें जनरली स्पेयर्ड होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन वो अफेक्ट नहीं होगी। अब अगर पेशेंट सर्वाइव कर जाता है तो उसकी एपिथेलियल रीजनरेशन अपेरेंट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ उसका लो क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो है ना कवर कर रहा होगा, और उसको माइटोटिक एक्टिविटी भी हमें उसमें नज़र आएगी सर्वाइविंग ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स के अंदर। कुछ केसेस में फॉर द रीजंस जो कि अभी तक क्लियर नहीं है, जो अक्यूट किडनी इंजरी है ना विद द अंडरलाइंग अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी, अक्यूट किडनी इंजरी ट्यूबुलर इंजरी के साथ, ये कॉज होती है, मतलब ये कॉज करवा एज इट्स कॉज ये रिजल्ट कर सकती है इन ट्यूबुलर एट्रोफी, यानी ये आगे जाके ट्यूबुलर एट्रोफी और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस करवा देती है रादर देन रिपेयर। रिपेयर नहीं होगा बल्कि और उल्टा ट्यूबुलर एट्रोफी और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाती है किसी किसी केसेस में, ठीक है, कुछ केसेस में, लेकिन वजह नहीं पता क्यों ऐसा होता है। अब देख लेते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स। तो इस्केमिक अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी का जो क्लिनिकल कोर्स होता है वो डोमिनेट होता है बाय इंसाइटिंग मेडिकल, सर्जिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक इवेंट। जो अफेक्टेड पेशेंट है उनको अक्यूट किडनी इंजरी की मैनिफेस्टेशंस होंगी, यानी उनका ओलिगोयूरिया होगा, जीएफआर उनका कम हो जाएगा। ना कि सारे पेशेंट्स को ओलिगोयूरिया होगा, दोनों एनयूरिक और नॉन ओलिगोयूरिक जो फॉर्म्स हैं वो देखी गई हैं। अब इसकी जो क्लिनिकल पिक्चर है वो डोमिनेट होती है इलेक्ट्रोलाइट के एब्नॉर्मलिटीज़ के साथ। पेशेंट को एसिडोसिस भी होगा और उसके साइंस एंड सिम्टम्स यूरीमिया के होंगे, फ्लूइड ओवरलोड के हमें सिम्टम्स मिलते हैं, याद रखना है आपने। अब इसकी प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है सीवियरिटी पे भी और नेचर ऑफ द अंडरलाइंग इंजरी पे, और कोमॉर्बिड कंडीशंस पे भी जो है उसकी प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है। अगर सपोर्टिव ट्रीटमेंट ना दिया गया, डायलिसिस वगैरह, तो पेशेंट मर जाएगा। अगर अक्यूट किडनी इंजरी की जो वजह है वो अक्यूट ट्यूब्यूलर इंजरी है तो उसमें रिपेयर और ट्यूब्यूलर रीजनरेशन हो जाएगी और क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट मिलेगी, ग्रेजुअली क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट।